बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कोर्स है बिजनेस स्टैटिस्टिक और इसका हम चैप्टर 1 आज इंशाल्लाह देखेंगे। चैप्टर का नाम है डेटा एंड स्टैटिस्टिक। मैं उबैदुल्लाह हूँ। स्टैटिस्टिक लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है। पहली बात तो यह है कि स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है और जब वो एक सब्जेक्ट है तो उसको डिफ़ाइन किया जाता है। Statistic is defined as the art and science of collecting, analyzing, presenting and interpreting data। यानी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि प्लानिंग के लिए, रिसर्च के लिए आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। तो डेटा कलेक्शन के तरीके भी सिखाए जाते हैं, डेटा को एनालाइज करने के मुख्तलिफ फार्मूले वो भी बताए जाते हैं और ग्राफ वगैरह बनाने, टेबल बनाने, प्रेजेंटेशन में डेटा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करके उसके बेस पे फैसले कैसे किए जाते हैं, ये सारा कुछ स्टैटिस्टिक में सिखाया जाता है। तो एक तो ये स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है। दूसरा, स्टैटिस्टिक रेफर टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को भी हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। मुख्तलिफ न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं जैसे एवरेज, मीडियन, परसेंटेज वगैरह। जैसे ये एक एग्जांपल देखें, अ रिकॉर्ड हाई 11% ऑफ यूएस होम आर वेकेंट, अ ग्लट क्रिएटेड बाय हाउसिंग बूम एंड सब्सिक्वेंट कोलैप्स। तो ये बता रहे कि अमेरिका में बड़ी तादाद में तकरीबन 11% घर जो है खाली हैं और ये एक मुसीबत है जो हाउसिंग के एरिया में बूम आया और उसके बाद कोलैप्स आया। तो ये 2008 और उसकी बातें हो रही हैं। तो ये फरवरी 30, 2009 में यूएसए टुडे में ये रिपोर्ट आई है। इसमें ये जो 11% है कि इतने बड़ी तादाद में ये बेसिकली 11% ये परसेंटेज है और ये स्टैटिस्टिक। तो न्यूमेरिकल फैक्ट जो है, न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड, इसको भी हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तीसरा है क्वांटिटीज कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल आर आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो एक क्वांटिटी जो आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो उसको भी हम स्टैटिस्टिक कहते हैं और एक क्वांटिटी जो पूरे पॉपुलेशन से आप कंप्यूट करते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो ये थोड़े से स्टैटिस्टिक लफ्ज़ कहाँ किस मानों में इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ेंगे मिलकर इंशाअल्लाह। ये न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज की ये चंद एक एग्जांपल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जांपल्स आपके लिए और आपके बुक से ही लिखी गई हैं। जैसे द नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स रिपोर्टेड दैट द मीडियन प्राइस पेड बाय फर्स्ट टाइम होम बायर इज $165,000। तो ये अमेरिका में जो है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है 11 फरवरी 2009 में कि रियल स्टेट वाले ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पे जो लोग घर खरीदते हैं तो ऑन एवरेज उनको इतना पे करना पड़ता है। ये मीडियन या एवरेज प्राइस है। इसी तरह ये मुख्तलिफ है। NCAA प्रेसिडेंट reported that college athletes are earning degrees at a record rate. तो लेटेस्ट फिगर shows that 79% of all, ये 79% इसमें स्टैटिस्टिक है। याद रखें डियर स्टूडेंट, ये जो चंद एक फिक्रे आपको दिखाए गए हैं, आपने रिसर्च में कोशिश करनी है कि इस स्टाइल में आपने रिपोर्टिंग करनी है। कोई भी बात लिखनी हो तो फैक्ट्स एंड फिगर समेत लिखनी है और उसका इस तरह के सोर्सेस समेत बताना है कि ये डेटा आप कहाँ से ले रहे हैं। तो इस तरह के डेटा के साथ अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे, आप रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, कोई प्रेजेंटेशन करेंगे तो लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं। एक और एग्जांपल है स्टैटिस्टिक की। ये भी एग्जांपल थी स्टैटिस्टिक की, लेकिन ये टेक्स्ट के फॉर्म में है और न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, लेकिन ये भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पॉपुलेशन सेंसस वालों के वेबसाइट से मैंने आपके लिए लिया है।
कि 1951 में देखिए पाकिस्तान की आबादी जो है यानी 33,740 और चूंकि ये थाउजेंड्स में है तो एक 3 जीरो और ऐड कर दे तो ये इतनी आबादी थी पाकिस्तान की। 61 में बढ़ी, फिर 72 में, 81 में, फिर 98 में और 17 में। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी किस तरह बढ़ रही है। और ये जो फिगर है ये बड़ी अहम है क्योंकि जब आपको इसके बेस पे आप बड़ी अहम फैसले कर सकते हैं। बिलफर्ज जिस मुल्क की आबादी इस तरह बढ़ रही हो तो उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड शायद उसी तरह बढ़ेगी। घरों की डिमांड बढ़ेगी, स्कूलों की डिमांड बढ़ेगी, यूनिवर्सिटियों की, इसी तरह कसाईयों की, नानबाइयों की, और इसी तरह मतलब तरह तरह की इसकी डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह जो है ना बड़ी मिकदार में ज़रई ज़मीनें शायद आबादी के लिए इस्तेमाल होगी और ज़रई ज़मीनों के मसाइल पैदा होंगे। तो ये आबादी बढ़ने के हवाले से जो असरात हैं, अगर उसको सही तरीके से मैनेज ना किया गया तो इसके मसाइल भी आएंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, ये क्वेश्चन पूछा गया एक रिसर्च में और स्टूडेंट ने जो बताया, लोगों ने जो बताया तो पता चला कि जी कुछ 30% लोग कह रहे हैं कि बनाना उनको पसंद है, पाइनएप्पल 20% कह रहे हैं, ऑरेंज 13%, ग्रेप्स 27% और पीच जो है 10%। बहरहाल लेकिन इस तरीके से आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट शो कर सकते हैं। इसको बार चार्ट कहते हैं और इसको पाई चार्ट कहते हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स में आप ये बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसके मुख्तलिफ एरियाज में एप्लीकेशन है। जैसे ये मैंने एप्लीकेशन एक छोटी सी बताई है फाइनेंस में। अब ज़रा देखें, अमेरिकन फैमिली फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक है और ये ज़रा देखें 25% अमेरिकन फैमिली हैव नो सेविंग एट ऑल। ये अब परेशानी की बात है कि 25% अमेरिकन फैमिलीज हैं कि उनके सिरे से कोई सेविंग ही नहीं होती। ठीक है, 40% ऑफ वर्किंग अमेरिकन आर नॉट सेविंग फॉर रिटायरमेंट, दे आर नॉट सेविंग फॉर रिटायरमेंट, एंड 62% ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स डू नॉट हैव एन इमरजेंसी फंड टू फॉल बैक ऑन। यानी उनके इमरजेंसी फंड नहीं है जो किसी वक्त हेल्थ केयर के लिए और इसके लिए उनको इस्तेमाल हो सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक है जो प्रेजेंट की जा रही है। इसी तरह ये स्टैटिस्टिक जो है आप ह्यूमन रिसोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से अब आपको पता चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको अगर बिजनेस में, मैनेजमेंट में जाना है तो आपकी कौन सी स्किल्स ज़्यादा अहम है। अब देखिए, लीडरशिप सलाहियतें चाहिए 64%, कम्युनिकेशन की। हमारे स्टूडेंट इंग्लिश को बहुत कम अहमियत देते हैं, लेकिन देखिए 64% लोग केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोलैबोरेशन में 55% मैनेजर कहते हैं कि कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रोल, जो आपका रोल हो उससे स्पेसिफिक स्किल्स है वो 42% केसेस में। अपना टाइम अच्छा मैनेज करना है, ये 33% मैनेजर्स कह रहे हैं। और प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म यूजेज, एक ख़ास प्लेटफॉर्म, आप जैसे अभी आप स्कूली प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सके तो उसके लिए ख़ास परसेंटेज में मैनेजर कह रहे हैं कि ये सलाहियत चाहिए होती है। ये सारा का सारा स्टैटिस्टिक है जो हमें काम आता। ये मार्केटिंग में स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन बताई गई है कि देखें जी 2016, 17, 18, 19 और 20 ये गूगल का मार्केट शेयर कितना था और फेसबुक का कितना था। ठीक है ना, फेसबुक वर्सेस गूगल शेयर ऑफ टोटल यूएस डिजिटल एड स्पेंडिंग। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो टोटल डिजिटल यानी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होती है, डिजिटल स्पेंडिंग होती है, तो उसमें गूगल पे कितनी होती है और फेसबुक पे कितनी होती है। और वैसे आप 40 और 17 ऐड करें तो ये 100 नहीं बन रहा है, इसका मतलब है बाकी और प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लेकिन ये 2016 की है। अब ज़रा ये देखें कि ये वक्त के साथ साथ ये कुछ कम हो रहा है, 40% से कम हो रहा है। इसी तरह गूगल, फेसबुक का थोड़ा सा दरमियान में बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। लेकिन बहरहाल ये मार्केटिंग में इसकी एप्लीकेशन बताई गई है। अच्छा जी, अब आपको कुछ एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी में बताना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट की।
एक तो आपको हम बताएंगे कि हम पॉपुलेशन को, पूरे पॉपुलेशन को, हमारी कई मजबूरी होती है, हम स्टडी नहीं कर पाते, हम पॉपुलेशन से छोटा सा सैंपल लेके उसको स्टडी करते। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि एक बहुत बड़ी देग है चावल की और हम उसका नमक चखना चाहते हैं तो हम पूरी देग को नहीं चखते, हम थोड़े से चावल लेकर वो चख लेते हैं और पूरी देग का अंदाजा कर लेते हैं। ये जो थोड़े से चावल हम लेते हैं ये इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं, ये सैंपल हम लेते हैं और सैंपल के बेस पे हम फैसला करते हैं पूरे पॉपुलेशन का, इसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। सैंपल के बेस पे पूरे पॉपुलेशन का फैसला करना, इसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। अब अगर इस थोड़े से चावल आपने उठा लिया, उसका नमक सही है तो आप कहते हैं पूरे देग का नमक सही है। तो पूरा देग जो है पॉपुलेशन और थोड़े से जो आप चखते हैं वो सैंपल। तो एक तो आपको पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल समझना है, जो थोड़ा बहुत आप इधर समझ गए हैं। पॉपुलेशन के एक मेंबर को, जैसे ये एक बंदा पॉपुलेशन में, ये एलिमेंट हो जाएगा और एक बंदा जो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी याद रखें कि ये बंदा, ये तो सब्जेक्ट भी है और ये एलिमेंट भी है, लेकिन इधर एक बंदा जो सेलेक्ट नहीं हुआ, इधर सैंपल में सपोज वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो एलिमेंट तो है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट वो होते हैं जो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। अच्छा जी, कोई बिलफर्ज ये कुछ लोग सेलेक्ट हो गए और आपने इनकी एवरेज हाइट मालूम कर ली है, तो सैंपल की एवरेज हाइट मालूम कर ली है तो वो एवरेज हाइट हो जाएगी स्टैटिस्टिक। कोई भी चीज जो आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं वो हो जाती है स्टैटिस्टिक, और वही चीज अगर आप पूरे पॉपुलेशन से कैलकुलेट कर ले तो ये पैरामीटर हो जाता है। बिलफर्ज पूरे पॉपुलेशन की एवरेज हाइट अगर पूरे पॉपुलेशन से वाकई मालूम कर ले तो वो पैरामीटर हो जाएगा। आमतौर पे पूरे पॉपुलेशन का डेटा हमें नोन नहीं होता और इस वजह से पैरामीटर हमें नोन नहीं होता। हमें सैंपल का बिलफर्ज स्टैटिस्टिक नोन होता है। जैसे मैंने कहा सैंपल का एवरेज हाइट हमें नोन होता है और इसके बेस पे हम पॉपुलेशन के एवरेज हाइट का फैसला करते हैं। मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक के बेस पे पैरामीटर को हम एस्टिमेट करते हैं या इन्फ्रेंस करते हैं इसका। अच्छा, अगर आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें तो इसको हम सेंसस कहते हैं। पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें, जो एक रेयर केस है, अक्सर हम नहीं करते, लेकिन अगर आप कर ले पूरे पॉपुलेशन को स्टडी तो इस स्टडी को सेंसस कहते हैं। और अगर आप पॉपुलेशन से सैंपल लेके सैंपल को स्टडी करें तो उसको सैंपल सर्वे कहते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वो है जो एक सिचुएशन को जिस तरह वो है उसी तरह डिस्क्राइब करती है। बिलफर्ज ये पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमने सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 किए हैं, तो हमने 6 लोग सेलेक्ट किए हैं, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। इन लोगों के एवरेज हाइट इतनी इतनी है अगर हमने मालूम किया तो वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। यानी कोई भी बिलफर्ज आज क्लास में बहुत थोड़े स्टूडेंट प्रेजेंट थे, बिलफर्ज सिर्फ 15 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक ये है कि आपके पास पिछले 20 दिन का रिकॉर्ड मौजूद है कि रोजाना कितने स्टूडेंट क्लास में मौजूद होते हैं, तो वो 20 दिन का रिकॉर्ड या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। लेकिन उस 20 दिन के रिकॉर्ड के बेस पे आप ये फैसला करते हैं कि आने वाले कल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हो जाएगा। या बिलफर्ज चले मैं आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की एक और मिसाल देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल की। मैं जरा वापस ऊपर जाता हूँ। ये देखें, आपको पता है 1951 में इतनी आबादी थी, 61 में इतनी, 72 में इतनी वगैरह, 2017 में इतनी थी। सपोज इसके बेस पे आप फैसला करना चाहते हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कि 2025 में कितनी हो जाएगी आबादी, तो ये सारा तो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसके बेस पे 2025 का जो आप अंदाजा करते हैं वो इन्फ्रेंशियल है। वो जो अंदाजा आप लगाते हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल डेटा वो होता है जो एक दफा कलेक्ट हो जाए, बार बार उसको कलेक्ट नहीं किया जाता। टाइम सीरीज डेटा वो होता है जो बार बार कलेक्ट किया जाता है। बिलफर्ज आप एक कार खरीदना चाहते हैं, पुरानी कार आप खरीदना चाहते हैं, तो आपने आज मुख्तलिफ बारगेन्स का विजिट किया पेशावर में और आखिर में एक डिसाइड किया और एक गाड़ी आपने खरीद दी। क्योंकि आज एक ही दिन में आपने डेटा कलेक्ट किया और बार बार आप इसको कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा हो जाएगा। टाइम सीरीज डेटा वो होता है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे तो बार बार कलेक्ट किया जाता है, बार बार कलेक्ट किया जाता है टाइम सीरीज डेटा। इसकी मिसाल में फिर पीछे जाकर दे रहा हूं।
ये देखें, ये डेटा जो है 2016 में, फिर 17 में, फिर 18, फिर 19, फिर 20, हर साल बाद फिर कलेक्ट करके ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये टाइम सीरीज डेटा है। आगे जाते हैं जी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का प्रोसेस क्या है? आपके पास कोई पॉपुलेशन होता है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, उस पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हैं। जैसे यह उन्होंने पॉपुलेशन बताया, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड विद द न्यू फिलामेंट। ये कोई कंपनी है जिसमें बल्ब्स बनते हैं और एक नए फिलामेंट वाले बल्ब उन्हें बनाए हैं, और वो मालूम करना चाहते हैं कि अब इस बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है। अभी इनको ये अननोन है, ये एवरेज लाइफ इज अननोन, ये पैरामीटर है, और लेकिन ये अननोन है। ये पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये अननोन है। अब पहला स्टेप ये था कि पॉपुलेशन डिफाइन हो गया। इससे आपने दूसरा स्टेप ये है, अ सैंपल ऑफ 200 बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड विद न्यू फिलामेंट। तो ये 200 बल्ब बनाए गए हैं नए फिलामेंट के साथ, और ये सैंपल हो गया। इस सैंपल से उन्होंने द सैंपल डेटा वो प्रोवाइड अ सैंपल एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 76 आवर्स पर बल्ब। अच्छा, इन बल्ब्स को शायद उन्होंने इंस्टॉल करके ऑन कर दिया और इनको मॉनिटर करना शुरू कर दिया, और पता चला कि उनकी लाइफ कितनी है, और फिर तमाम बल्ब की लाइफ जब मालूम हो गई तो उसका एवरेज मालूम कर लिया। तो ये सैंपल का एवरेज, इन 200 बल्ब के सैंपल का एवरेज उनके पास 76 आवर्स आ गया। यानी एक बल्ब 76 घंटे कंटिन्यूअस लाइफ देता है। अब ये तो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक और ये स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक इसको मिल गया। उन्होंने इस स्टैटिस्टिक के बेस पे पॉपुलेशन का अंदाजा कर लिया। इसके बेस पे इसका अंदाजा करना, इसको इन्फ्रेंस कहते हैं। द सैंपल एवरेज इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन एवरेज। ये एस्टिमेशन या इन्फ्रेंस है, ठीक है ना। आप जो अभी स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हो उसमें ये एरिया ज्यादा पढ़ेंगे, जहां अभी माउस हरकत कर रहा है, ये एरिया आप ज्यादा पढ़ेंगे। ये एरिया जो आप पढ़ेंगे ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का है, ये स्टैटिस्टिक 2 में पढ़ेंगे। आगे जाते हैं जी। ये वही एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी है, मैंने दोबारा उसको डिफाइन किया हुआ है कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सैंपल किसे कहते हैं, सेंसस क्या है, सैंपल सर्वे क्या है, एलिमेंट, सब्जेक्ट, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक वगैरह, ये मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास डेटा के कई टाइप्स होते हैं। अच्छा, बुक में इसको स्केल ऑफ मेजरमेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको डेटा टाइप कहना ज्यादा पसंद करता हूं। हमारे पास डेटा के कई टाइप्स होते हैं। डेटा हो सकता है क्वालिटेटिव हो या डेटा हो सकता है क्वांटिटेटिव हो। क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगोरिकल भी कहते हैं। तो बहरहाल ऐसा वेरिएबल जो क्वालिटेटिव हो उसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, और ऐसे वेरिएबल नॉमिनल हो सकते हैं या ऑर्डिनल हो सकते हैं। ऐसे वेरिएबल या नॉमिनल हो सकते हैं या ऑर्डिनल हो सकते हैं। दूसरा, हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। बहरहाल क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल इंटरवल स्केल पे भी मेजर हो सकते हैं और रेशो स्केल पे भी मेजर हो सकते हैं। तो अब इन सब की मैं थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स बताता हूं। बिलफर्ज प्रोडक्ट कलर है, आपके पास मोबाइल का कलर है, प्रोडक्ट, सपोज आप मोबाइल ले लें और उसके मुख्तलिफ कलर आप देख लें। तो एक प्रोडक्ट है बिलफर्ज आप कहते हैं व्हाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, और मुख्तलिफ कलर है, ब्लू है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रोडक्ट कलर ये एक नॉमिनल वेरिएबल है। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें नॉट इक्वल टू बता सकते हैं। इसमें नॉट इक्वल टू से ज्यादा आप कुछ नहीं बता सकते। आप बिलफर्ज ये बता सकते हैं कि व्हाइट इज नॉट इक्वल टू ब्लैक, ये बात बताई जा सकती है। लेकिन व्हाइट और ब्लैक में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये चीजें आप नहीं बता सकते। नॉमिनल स्केल वेरिएबल वो होता है जिसमें नॉट इक्वल टू आप बता सकें। ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल वो होता है जिसमें ग्रेटर देन बताया जा सके। जैसे एक वेरिएबल है सोशल क्लास। अब आपके पास इसमें सोशल क्लास में लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है। जिन्होंने जरा भी मार्केटिंग पढ़ी हो उसको समझ आ रही हो। लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है। अब आप इतना जानते हैं कि जी अपर क्लास सबसे बड़ा होता है, उससे लोअर क्लास, उससे मिडिल क्लास छोटा होता है, और सबसे छोटा लोअर क्लास होता है। लेकिन ये बड़ा छोटा होना का तो आप अंदाजा कर सकते हैं, यानी नॉट इक्वल टू का भी फैसला हो सकता है, बड़े छोटे का भी फैसला हो सकता है। ये है ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल।
लेकिन इसमें माइनस नहीं हो सकता। बिलफर्ज आप अपर क्लास से मिडिल क्लास माइनस करें तो क्या बचेगा, ये नहीं हो सकता। अब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं। इंटरवल स्केल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनमें आप माइनस कर सकते हैं, जिसमें आप माइनस करके इंटरवल मालूम कर सकते हैं। जैसे टाइम 8 बजे है और 8:30 एक और टाइम है, तो 8:30 से 8 बजे माइनस करके आप 30 मिनट्स का टाइम इंटरवल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस स्केल में मेजर करें या फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करें तो वो टेम्परेचर भी इंटरवल स्केल वेरिएबल हो जाता है। इनकी खास बात इंटरवल स्केल की है कि इनका जीरो नेचुरल नहीं होता। इसके बजाय जो रेशो स्केल वेरिएबल होते हैं उनमें माइनस के साथ साथ यानी उनमें नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस भी हो सकता है, और एक और बात हो सकती है कि डिवीजन भी हो सकती है। रेशो स्केल बहुत अच्छा स्केल होता है। आप बिलफर्ज इसकी मिसालें हैं, इनकम है, सेल्स है, वेट है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल है। तो ये मुख्तलिफ स्केल्स हैं कि जो हमारे पास, और इसकी खास बात ये होती है कि इसका जीरो नेचुरल होता है। बिलफर्ज आप कहते हैं कि जी हमारे पास जीरो इनकम होती है, तो जीरो इनकम का मतलब ये है कि मेरे पास आज कुछ नहीं आया, जीरो इनकम हुई है। सेल जीरो हुई है तो आज हमारे पास कोई भी रेवेन्यू नहीं आया। ठीक है, इसका असल मतलब ये है। अब अगर आप सेल्सियस स्केल पे कहते हैं कि टेम्परेचर जीरो है, जरा मैं थोड़ा फिर समझाता जाऊं कि टेम्परेचर जीरो है, तो यहाँ जीरो टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल पर मतलब खामखा जीरो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर का असल जीरो तो एब्सोल्यूट जीरो है जो केल्विन स्केल पे है। इसका जीरो तो वैसे ही हमने एक जगह पर जहाँ पर अच्छा वाला टेम्परेचर मौजूद है उसको हमने खुद ही वैसे ही जीरो कर दिया है। तो इस तरह होता है बाज़ औक़ात कि एक जगह जीरो नहीं होती लेकिन उसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर एक जगह जीरो नहीं और आप इसको जीरो कंसिडर करते हैं तो वो स्केल इंटरवल बनेगा, वो रेशो नहीं बनेगा। रेशो के लिए नेचुरल जीरो जरूरी है। आगे जाते हैं जी, ये कुछ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन है सिंपल सा। फॉरेन अफेयर मैगजीन कंडक्टेड अ सर्वे टू डेवलप द प्रोफाइल ऑफ हिज सब्सक्राइबर्स। ये कंपनी है, अखबार है बेसिकली, उसने मैगजीन है, उसने अपने सब्सक्राइबर का प्रोफाइल बनाने के लिए सर्वे किया और उसमें ये चंद क्वेश्चंस आ गए थे। हाउ मेनी नाइट्स हैव यू स्टेड इन अ होटल इन पास्ट 12 मंथ्स। यानी पिछले 12 महीनों में आप होटल में आपने जो है बिलफर्ज सफ़र में रहे हो और होटल में रात गुजारी हो तो कितनी रातें आपने गुजारी हैं, ये पूछा गया है। वेयर डू यू परचेज बुक्स, और ये बात जब पूछी, ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, बुक स्टोर, इंटरनेट या बुक क्लब। आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। तो ये ऑप्शन दिया गया है। डू यू ओन और लीज अ लग्जरी कार, लग्जरी व्हीकल है आपके पास के नहीं, और आगे ऑप्शन है यस और नो। व्हाट इज योर एज, आपकी एज कितनी है, और फॉर फॉरेन ट्रिप्स टेकन इन द पास्ट 3 ईयर व्हाट वाज योर डेस्टिनेशन। पिछले 3 सालों में आपने जो फॉरेन ट्रिप्स किए हैं आपका डेस्टिनेशन क्या था, और उन्होंने 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बताए थे, और शायद एक ये भी हो कि अदर प्लीज स्पेसिफाई। अब इसके बाद ये सारा कुछ बता देने के बाद कहते हैं कमेंट वेदर ईच क्वेश्चन प्रोवाइड कैटेगोरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। तो चले मैं एक एक का बताता हूँ। हाउ मेनी नाइट्स हैव यू स्टेड इन होटल। जाहिर है ये नाइट्स हम बताएंगे तो या 0 बताएंगे कि जी मैं बिल्कुल नहीं ठहरा, 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे। तो पता चला कि ये जो क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है और ये डिस्क्रीट है। क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट है। ये क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट है और रेशो टाइप का है, क्योंकि इसका जीरो नेचुरल है। एक बंदा कहते हैं मैं एक रात भी नहीं रहा तो ठीक है, जीरो हो गया, ये जीरो नेचुरल है। तो ये क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट है और ये रेशो टाइप का वेरिएबल है। वेयर डू यू परचेज बुक्स, आप कहाँ से बुक्स खरीदते हैं। तो बुक स्टोर, इंटरनेट और बुक क्लब। तो ये सिर्फ नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है, जरा गौर करें। बुक स्टोर, इंटरनेट और क्लब और बुक क्लब, तो ये इसमें हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बुक स्टोर और इंटरनेट एक नहीं है। बाकी इसमें बड़ा छोटा हम नहीं बता सकते, इसमें माइनस वगैरह नहीं कर सकते। ये सिर्फ नॉमिनल स्केल वेरिएबल है और ये कैटेगोरिकल है या क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं।
डू यू ओन अ लग्जरी व्हीकल, यस आर नो। अगेन आप देखेंगे ये नॉमिनल स्केल है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही ऑप्शन है, यस नो। बाकी यस नो में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि यस इज नॉट इक्वल टू नो। इनमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है, कोई इस तरह के फैसले नहीं हो सकते। तो ये नॉमिनल स्केल वेरिएबल है। व्हाट इज योर एज, ये वेरिएबल जो है अगर आप देखें तो ये वेरिएबल क्वांटिटेटिव है और आपकी एज कितनी है, तो एज आपकी 0 ईयर हो सकती है। अगर बिल्कुल पैदाइश के टाइम पर हो तो ये 0 ईयर हो सकती है और 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। बिलफर्ज 1.5 ईयर भी हो सकते हैं कि 1 साल पूरा, और एक अगर 1.5 साल उम्र हो तो 1.5 ईयर भी हो सकती है, 1.25 भी हो सकती है। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस टाइप का और रेशो टाइप का वेरिएबल है, कंटिन्यूअस और रेशो टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह फॉरेन ट्रिप में जो पिछले इतने सालों में आपने लिए हैं, पास 3 ईयर्स में, आपका डेस्टिनेशन कौन सा था? तो अगर ये मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है, जैसे पेरिस है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, इस तरह कुछ इन्होंने डेस्टिनेशन गिवन है, तो अगर ये डेस्टिनेशन की बात करें तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि वन डेस्टिनेशन जैसे पेरिस इज नॉट इक्वल टू फ्रैंकफर्ट, आप सिर्फ ये बता सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते, बड़ा नहीं छोटा नहीं बता सकते, माइनस डिवीजन कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ ये नॉमिनल स्केल वेरिएबल है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप ये फैसला करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैटेगोरिकल डेटा जनरेट करेगा और कौन सा क्वेश्चन क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट करेगा। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या रोल है? सबसे पहले तो ये याद रखें कि कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड फॉर स्टैटिस्टिक्स। ये याद रखें, ये बड़ा स्टैटिस्टिक इतना अहम सब्जेक्ट है कि उसके लिए कंप्यूटर इजाद किया गया था। ये अमेरिका में सेंसस का डेटा था, जो मरदमशुमारी होती है उसका डेटा था, और एक मरदमशुमारी हुई और उसकी जो समरी आई तो उस पर 6 साल लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर 6 साल, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक का उसूल है कि जो रिपोर्ट लेट हो जाए वो नाकाबिल एतबार हो जाती है। तो अगली दफा उन्होंने कहा कि यार अब तो मशीनें जरूरी है, क्योंकि 6 साल तो अगर रिपोर्ट में लगेंगे तो 10 साल बाद तो दोबारा सेंसस करना पड़ता है, तो इसका फायदा क्या है? तो उसके बाद अगली दफा उन्होंने कंप्यूटर इजाद किया और फिर उस पर जो रिपोर्ट बनी तो वो 6 महीने से कम अरसे में बनी। तो पहली बात तो यह कि कंप्यूटर इजाद स्टैटिस्टिक के लिए हुआ था। दूसरा, सेल ऑफ कंप्यूटर डबल्ड विद स्प्रेडशीट पैकेजेस। आजकल जो स्प्रेडशीट पैकेज बड़ा मशहूर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लेकिन ये पुराने और भी स्प्रेडशीट पैकेजेस थे, जैसे लोटस 123 था और इस तरह कुछ और स्प्रेडशीट पैकेज थे। स्प्रेडशीट का मैं आपको बताता जाऊं, ये असल में बरतानिया में जब नेशनल बजट बनता था तो उसको कपड़े के लट्ठे पर लिखा जाता था, बहुत बड़े लट्ठे पर, और उसको फोल्ड करके अलमारी में स्टोर कर दिया जाता था। फिर किसी वक्त अगर बजट पे नजर डालनी होती थी तो कपड़े को अलमारी से निकाल के उसको फैलाया जाता था, इससे यह नाम बना स्प्रेडशीट और स्प्रेडशीट पैकेजेस। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आजकल बड़ा मशहूर स्प्रेडशीट पैकेजेस है। ये मैं आपको बताता जाऊं, जब कंप्यूटर में स्प्रेडशीट पैकेजेस आए तो कंप्यूटर की सेल डबल हुई। लेकिन स्प्रेडशीट पैकेज किसके लिए बनाया गया था? तो साफ बात है वो स्टैटिस्टिक और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बनाया गया था। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड मेनी इनबिल्ट फीचर फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, और इंशाल्लाह हम इन कुछ फीचर्स को कवर भी करेंगे। एक्सेल जो है स्टैटिस्टिक के लिए कितने सारे कंप्यूटेशन कितनी सारी फीचर्स इनबिल्ट फंक्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्टैटिस्टिक के लिए हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक के अपने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे SPSS है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम है, मैटलैब है वगैरह। तो ये स्टैटिस्टिक के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स भी हैं। डेटा माइनिंग क्या चीज़ है? डेटा माइनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। कई दफ़ा इस तरह होता है कि पुराना बड़ी मिकदार में हमारे पास डेटा होता है और उसके बेस पे हम नए इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल थोड़ी देर पहले मैंने दे दी, अभी फिर दे रहा हूँ, वापस जाके इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ।
ये देखिए, ये पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है और कई सालों का डेटा है। अब ये पुराना डेटा काफी मिकदार में हमारे पास मौजूद है। इसके बेस पे अगर हम यह अंदाजा करें कि 2025 में आबादी कितनी हो जाएगी, तो ये डेटा माइनिंग का एक सिंपल सा काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं होता, ये एक दो वेरिएबल का डेटा नहीं होता, ये हजारों वेरिएबल्स का डेटा होता है। और उसमें फिर ये मालूम करना कि खास कैरेक्टरिस्टिक के लोग कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, या खास कैरेक्टरिस्टिक के एज के लोग कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वगैरह वगैरह। ये डेटा माइनिंग आपको प्रोडक्ट की सेल्स में और इसमें लोगों के बिहेवियर को समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। आजकल बहुत बड़ी मिकदार में डेटा माइनिंग जो है, ये आपका जो गूगल है और सॉफ्टवेयर हैं, ये जो सर्च इंजन हैं, आपका फेसबुक है, ये बड़ी मिकदार में डेटा जनरेट करते हैं। और उस डेटा माइनिंग के बेस पे कंप्यूटर आपके मिजाज का अंदाजा करके आपको अपनी मर्जी की एडवर्टाइजमेंट करवा रहा होता है। और स्टैटिस्टिकल मेथड इसमें बहुत बैकग्राउंड में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और वो रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और वो फ्यूचर के आउटकम्स को बताते हैं। डेटा माइनिंग की बहुत अहमियत है, लेकिन बहरहाल इस कोर्स के हद से ये बहुत आगे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें भी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल होता है। एक अहम मसला है एथिकल गाइडलाइंस का। स्टैटिस्टिक याद रखें, ये एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आदमी गैर जिम्मेदारी की बात ना करे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसम नामी एक सहाबी को कहा था कि वो फसलों की कि कितने कौन से इलाके में कौन सी फसल कितनी मिकदार में हो रही है, वो इसका डेटा कलेक्ट करे। तो जिम्मेदारी के साथ सही डेटा कलेक्ट करना यह स्टैटिस्टिक का काम है और इसमें गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ अफसोसनाक सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिक में बी मिस यूज बाय पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सन, मार्केटिंग पीपल एंड अदर इंटरेस्ट ग्रुप। तो याद रखें कि ये लोग होते हैं और ये स्टैटिस्टिक का मिस यूज करते हैं। पीटीआई वाले जो है ना, मुस्लिम लीग नून पे और मुस्लिम लीग नून वाले पीटीआई पर इल्जाम लगाते रहेंगे। मीडिया वाले, मीडिया के ये जो आपको बड़े ही अच्छे न्यूज़ चैनल लगे होते हैं, कई कई साल तक के लिए बिके होते हैं, और ये अपने जिसको पॉलिटिशियन ने खरीदा होता है उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। पाकिस्तान में आजकल भी मीडिया आप देखते हैं, मलिक रियाज के खिलाफ इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। इसी तरह द एक्सप्रेशन, ये ज़रा एक फिक्रा देखें। देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइज, डेम लाइज एंड स्टैटिस्टिक। अब अगर ये देख लें तो ये तो सही खतरनाक बात है। ये बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था बेंजामिन डिसरायली, वो कहता है कि 3 किस्म का झूठ होता है, झूठ और डेम लाइज का मतलब बड़ा ही गिरा हुआ झूठ, और स्टैटिस्टिक। तो बहरहाल अहम बात यह है, एज यू बिगिन टू डू योर ओन स्टैटिस्टिकल वर्क, वी एनकरेज यू टू बी फेयर। हम आपको चाहते हैं कि आप फेयर रहें डीलिंग में, थारो, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, डेटा कलेक्शन में और डेटा एनालिसिस हर एक में आप जिम्मेदारी का सबूत दें। और ये भी याद रखें कि आप अगर स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन टीवी पे और जगहों पर देख रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको मिसलीड किया जा रहा हो। मैं तो अपने बच्चों को सीधी सी बात बताता हूँ कि स्क्रीन पे जो भी नजर आता है, याद रखें पहली एजम्पशन आपको ये होनी चाहिए कि ये ड्रामा है। खुदा करे मोबाइल का स्क्रीन हो, खुदा टीवी का स्क्रीन हो या कंप्यूटर का स्क्रीन हो, आपको खुद अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, होशियार रहना चाहिए। ये मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक की एक मिसाल मैंने आपको बताई है। एक बंदे ने 1998 से 2012 तक का डेटा कलेक्ट किया, सोर्स बताया कि नासा का डेटा है, और ये ग्राफ बनाया और बताया कि देखे जी, लोग वैसे कहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये देखे जी, और 1998 में टेम्परेचर कितना था और अब तो कम हो गया है। ठीक है, अब इस मसला ये है कि उसने जान कर एक खास साल लिया और एक और साल जान कर लिया है। अगर आप 1980 से लेके ज्यादा अरसे तक 2012 तक सारा डेटा देखें तो आपको पता चलता है कि नहीं, वाकई टेम्परेचर बढ़ रहा है। असल में ये फ्लक्चुएशंस जो है ना, ऊपर नीचे ये होता रहता है। उस बंदे ने चालाकी ये की थी कि 1998 का ये वाला डेटा उठाया और उसके साथ कंपेयर कर लिया ये वाला पोर्शन, और आपको मिसलीड कर दिया। तो इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ये हो सकती है। तो स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते वक्त एहतियात क्या करें। होपफुली आपको पहले चैप्टर की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब फिर मैं इस पर कुछ एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगा
और थोड़ा सा जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है SPSS उसको भी समझाऊंगा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।